सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक तशवीशनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हालिया सैलाब की बाइस मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त और महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। आलमी बैंक का कहना है कि हालिया तबाहकुन सैलाबों के बाइस महंगाई भी बढ़कर 7.2% तक जाने का इम्कान है। रवा माली साल शरह नमू 4.2 के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.6% रहने का इम्कान है, जबकि अगले माली साल ये बमुश्किल 3.6% तक पहुंचने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ज़राई पैदावार 10% कम हुई है। चावल, कपास और गंदम जैसी अहम फसलें मुतासिर हुई हैं, जिससे मालियाती खसारा 5.5% तक बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब उम्मीद की एक किरण भी है, वो ये कि सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी और आला सतही कारोबारी वफ्द की पाकिस्तान आमद, जो सयाहत, सनत और रोजगार के नए दरवाजे खोल सकती है। अब क्या ये सरमायाकारी मुआशी सुस्त रवि को ख़त्म कर सकेंगे? हम किस हद तक बढ़ेंगे, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, ये किस हद तक सिग्निफिकेंट हैं या इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसी पर बात करते हैं। तो चाबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट। उनके साथ साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, ये जो सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से कल भी डिस्कस कर रहे थे कि IMF भी ग्रोथ रेट जो हमारा है उसको कम करने में कह रहा है कि जी 3.5 तक कर लेते हैं, लेकिन अब जो ये वाली ग्रोथ रेट बताई जा रही है कि बमुश्किल हम इस बार 2.6% तक रह सकता है, ये कितना एक तो अलार्मिंग है, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि अब वाकई जो महंगाई का आने वाला टाइम है, 7.2% तक कह रहे हैं जी महंगाई बढ़ सकती है आगे, क्योंकि फ्लड है और ये तो हम सब इससे आगाह हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये सारी सिचुएशन एक तो किस जानिब इशारा है, और दूसरा ये कि सऊदी अरब से जो हमारी इन्वेस्टमेंट आनी है उसमें क्या क्या मुश्किलात या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? हमने दो चीज़ें मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ। एक तो ये मेरा ख्याल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है ना बहुत ही कंट्राडिक्टरी है IMF के मुकाबले में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुकाबले में, कि मतलब उन्होंने ग्रोथ रेट 2.6 कर दिया है, वो तो 3.5% और 3% कह रहे हैं दोनों, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF जो है ना। अब इन्होंने तो बिल्कुल ही जो प्रोजेक्शन बनाई थी स्टेट बैंक ने और मिनिस्टर फाइनेंस ने, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात कर दी है। और IMF तो कहता था जी कि सैलाबों से इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी इकॉनमी को इतना नुकसान नहीं होगा, और लिहाजा आपको कोई बहुत बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि जी आप अपना जो टैक्सेशन का आपने अपना प्लान बनाया हुआ है रेवेन्यू जनरेशन का, उसको पूरा करें। अभी एक तरफ ये बात है, IMF कह रहा था कि सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है बहुत संगीन है, और ख़ास तौर पे जिस तरह आप भी कह रही हैं कि वो ज़राअत का जो मामला है, वो कहते हैं क्रॉप्स इतनी बुरे तरीके से हिट हुई हैं कि नहीं लगता कि जो है ना वो एग्रीकल्चर का हदफ पूरा हो सकेगा। नतीजतन जो है ना ग्रोथ रेट ओवरऑल जो है ना वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। ज़्यादा अलार्मिंग बात हमने ये है कि ये जो बात हो रही है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट होंगी और सप्लाई चेन, और नतीजतन ये है कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, और जिस तरीके से वार्न किया जा रहा है। और दूसरा एक उन्होंने वार्न किया है, जो बात की है जो IMF ने नहीं की थी, उन्होंने कहा कि जी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी पाकिस्तान की नहीं थी। वही बात जो स्पार्को ने कहा था 3 महीने पहले, प्रेडिक्शन की थी कि बुरे सैलाब आ रहे हैं, अपने आप को बचा लें, तो नहीं बचाया जा रहा। तो हमने एक तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि जहाँ ये एक कंसेंसस नेशनल इंटरनेशनल सतह पे है कि जी हमारी जिसको कहना चाहिए डायरेक्शन ठीक है, और हमारी एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, वो एडजस्टमेंट इस तरह की गई हैं 2025-26 में कि इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन हम ना साथ ही अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो 5 बातें मुझे पता चली हैं, वो बड़ी अलार्मिंग है। वो कह रहे हैं कि जी एक तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। दूसरा ये कि कर्ज़ों की रफ्तार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तीसरा ये है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स बहुत ही स्लो हैं। चौथा ये है कि टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। पांचवा और आखिरी आमना यह है कि आम आदमी की हालत को बेहतर करने के हवाले से कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है तेज़ी के साथ, उस तरह चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, वो जो अच्छी खबर है हमना, वो मैं बता सकता हूँ आपको। देखें, आपको याद होगा 20 से 25 बिलियन डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट आज साल सवा साल पहले ये बात की गई थी,
दरमियान में भी उनके डेलीगेशन आए, कुछ हमारे गए, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो माहौल नहीं था, नतीजा तो नहीं आया। अब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये खबर ये आमना कि अब दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। MBS ने कह दिया कि जी कॉमवर्ट में हमें पाकिस्तान को हर तरह सपोर्ट करना, और ये पहला जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये फॉलो करेगी और इन्वेस्टमेंट की तरफ ही वो जाएंगे। एक तो ये बात हो रही है, दूसरा आपने देखा अगरचे डायरेक्टली इसका ताल्लुक नहीं है, अमेरिका ने जो हमें एक लाइन डिफेंस की लाइन दिया, हमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल देने की बात की है और तय हो गया कि हमें देंगे, हिंदुस्तान को ना बैठा है। तो ये भी है कि सऊदीज़ की और अमेरिकन की भी सिनर्जी बन रही है, ख़ास तौर पे ट्रम्प के होते हुए कि पाकिस्तान की मदद की जाए। और यही बातें कहा जा रहा है कि MBS ने ट्रम्प से मनवाई थी कि हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह खड़े हो गए, हम पे हमला, उन पे हमला, उन पे हमला, हम पे हमला, नतीजतन पाकिस्तान जो एक अरसे से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि स्पेयर पार्ट्स उसके रोके गए हैं वो दिए जाएँ, तो वो एक देंगे। दूसरा ये नई डील होगी सरफेस टू मिसाइल की। तो हमने सारी चीज़ें बता रही हैं कि MBS जो बड़े सीरियस लग रहे हैं, वो पाकिस्तान के माशी और जो अहदाफ है उनको हासिल करने में वो कहते हैं मैक्सिमम मदद देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर की आप सरमायाकारी आप देख रही है, हमने रुकी हुई है। पिछले साल $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, बड़ी मुश्किल से रो पीट के। इस साल जो कहा जा रहा है कि हदफ से ज़्यादा हो जाएगी, और ये खास तौर पे MBS ने जिस तरह वादा किया $1 बिलियन के बाद और इन्वेस्टमेंट आती है, तो एक लोकल इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो पाकिस्तान एक अरसे से चाह रहा है कि ये हमारी अपना क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो आज भी कहा जा रहा है GDP का 21% है, वो बढ़ जाएगी, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो इंटरनली जो मुश्किलात हैं वो मैंने बताई हैं, किसी हद तक ओवरकम होंगी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। असल बात यह है कि सऊदी अरब के साथ जिस तरीके से हमारा ये पैक्ट हुआ है, नए सिरे से चीज़ें शामिल हुई हैं, SIFC को बीच में लाया गया, और ये सारी चीज़ें SIFC तय करेगी। जो बॉटलनेक्स हैं और जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बाद सऊदी इन्वेस्टमेंट जो रुकी है 25 बिलियन की मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी आना शुरू हो जाएगी। जी आमना, अल्लाह करे ऐसे ही हो। चौधरी साहब, अभी जो सारी सिचुएशन है बड़ी तजाद पाया जाता है। एक दिन रिपोर्ट आती है जिससे एक हौसला बढ़ जाता है कि जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है दुरुस्त ट्रैक में है, जैसे एहतशाम साहब ने भी कहा कि ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। IMF रिव्यू मिशन उनके हवाले से जो खबरें आ रही थी, और साथ ही साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो रिपोर्ट कुछ और कह रही है। ब्लूमबर्ग कह रहा है जी उभरती हुई मईशत में पाकिस्तान का नाम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आज कह रही है पाकिस्तान का बड़ा करीब तरीन ममालिक में एक बड़ा हिस्सा रखता है, क्योंकि यहाँ पे बुलंद शरह गुर्बत है और बड़ी आबादी है। और साथ ही साथ आज ये भी ये तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो फिर ये हम सबकी स्टेटमेंट्स अलग अलग या रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो अलग अलग क्यों है? दूसरी चीज़ ये कि अब सारी सिचुएशन में, जैसे अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि सऊदी अरब से जो हमारे मामला चलने वाले हैं वो अब उसमें हम देखेंगे कि उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा, उसमें आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखें, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और IMF की रिपोर्ट है, इनको डिफरेंट सिनेरियो या डिफरेंट तनाजुर में देखा जाए। एक तो टाइम डिफरेंस है इन दोनों रिपोर्ट्स में। जब IMF ने 3.5% की GDP ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी, और ये वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है 2.6% GDP ग्रोथ की। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि 3.5 हो या 2.6% हो, ये दोनों ही आइडियल नहीं है। हमारे जो असल टारगेट था दैट वाज 4.5%। और राइट नाउ जो इंडिकेटर्स हैं, हम बड़ी इन वेल चीज को जो है ना मिला रहे हैं। मसलन जो रेटिंग की जिसकी बात की जा रही है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात में जो कमी है, उस कमी से पाकिस्तान बड़ी तेजी से निकला है। मतलब अभी मुकम्मल तौर पर निकला नहीं है, यानी जितना भी उसने वापसी का सफर किया दैट इज स्पीडफुल बट नॉट येट इट इज अप टू द मार्क। बाकी यहाँ पे जो तशरीह की जा रही थी वो पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पे आ गया, जिससे हम देख रहे थे हुकूमती जो हलकों में बड़ी इस पे पजीराई इसको समझा जा रहा था, और इसमें इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट है। वो इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा था। इमर्जिंग इकोनॉमीज के मतलब जो नीचे एक मतलब गिरने के बाद से जो इमर्ज कर रही होती है, तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो बेसिकली दैट वाज इट ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। अब आ जाए जी हमारे इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। एक तरफ तो सैलाब आपके सामने है, उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स को और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पिछले अगर मैं 3 महीने की आपको फिगर्स बताऊं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल इस 3 महीने में तकरीबन $15 अरब के लगभग थी। और सिर्फ ये सप्लाईज की जो है या गुड्स की जो है वो मैं बता
रहा हूँ कि $15 बिलियन के करीब हमने इंपोर्ट्स की थी, जो बढ़ के इस वक्त तकरीबन $17 बिलियन के लगभग हो गई है। तो हमने सिर्फ इंपोर्ट्स में अपने $2 बिलियन का इजाफा कर लिया है, और हमारी जीडीपी ग्रोथ अभी भी उसमें मजीद जो है वो नेगेटिविटी के चांसेस हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगी आपका, और इसके नतीजे में ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा वो तकरीबन 7.7 बिलियन के लगभग था लास्ट टाइम इन 3 महीनों में, पिछले साल 2024 में। इस मरतबा 9.3 बिलियन के लगभग जो है वो हो गया। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में भी कम है, 7.9 बिलियन डॉलर थी लास्ट 3 मंथ्स में 2024 के, और इस मरतबा 7.6 बिलियन के लगभग। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1.5% कमी है आपकी बरामदात एक्सपोर्ट्स में। जी तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ ये चीजें हमारे जीडीपी में माइनस करेंगी, हालांकि इसका तो सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन आप देखें ये पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप आ जाइए इन्फ्लेशन का जो फिगर है, इन्फ्लेशन दैट इज 4.22% जो है वो हमारा एवरेज 3 महीने का इन्फ्लेशन है, जो कि लास्ट टाइम ऑल दो 9% के ऊपर था। और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर अगर बात करें तो इस महीने का सिर्फ सितंबर का जो है वो 5.6% जो है वो इन्फ्लेशन है। तो एक तरफ महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, पावर की अगर आप बात करें तो उसमें भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हमारी तकरीबन 9% के ऊपर पहुंच गई है। पॉवर्टी की अगर मैंने बात कर दी है आपके सामने, तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, ये इनसे आपको अंदाजा होता है कि आम आदमी के हालात के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो तो बहरहाल एक तरफ उसकी रियल जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है, चूंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और दीगर जो मसाइल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की कुदरती आफात। तो मुझे पॉजिटिविटी इसमें तो कुछ नहीं नजर आती। हाँ, सऊदी अरब से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो उससे भी बहुत बड़ी फायदा नहीं होगा जब तक कि हमारे यहाँ। लेकिन मैं साहब एक चीज तो बेहतर होगी, एक्सचेंज रेट हमारा जो है बड़ी हद तक मुस्तहकम हो गया है। देखे ना, ये एक अच्छी बात है, डॉलर और जिस तरह नीचे आया है और हमारा रुपये तकड़ा हो गया है, इससे तो आपको नहीं लगता कि हमारी एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट हमारी अब बढ़नी चाहिए, जिस तरह बढ़नी चाहिए उस तरह नहीं बढ़ पा रही? जी जी चौधरी साहब, तब पहले जो हमारा डॉलर है ना, मैं बताऊं पहले से ये ओवर स्टेटेड है। पिछले 2 साल से ये जो 280 पे रुका हुआ था, तो उस वक्त हम लोग बोलते थे कि 210 रुपए के लगभग है। अब ये बढ़ते बढ़ते इसके मोर इक्विवेलेंट आ गया। तो कहने का मकसद है कि वो आप हम जैसे समझ रहे हैं ना कि ये रुका हुआ है, तो बेसिकली वो रुका हुआ नहीं है। दैट इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो डॉलर जो है ना वो बहुत नीचे जा रहा है। डॉलर जो दीगर करेंसीज के मुकाबले में वीक हो रहा है, तो उस हवाले से भी हमारी करेंसी में एप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। यानी डॉलर पाकिस्तानी करेंसी को भी जो है ना वो उसके मुकाबले में बढ़ना चाहिए था, जैसे दूसरी करेंसीज बढ़ रही है। वो इम्पैक्ट भी इसमें शामिल है। और उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट के जो मैंने आपको फिगर्स बताए, उसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर तसल, और यही बुनियादी वजह है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का जो है ना वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने की, कंपनियों के छोड़ के जाने की ना, अगर आप की रीजन पूछेंगे तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है दैट इज नॉट रियल। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आपका शुक्रिया अदा कर साथ ही रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पॉलिटिकल एरेना पे इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सियासत के ऐवानों में एक बार फिर अदम एतमाद की गूंज सुनाई देने लगी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात को देखते हुए पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को वजीर आजम के खिलाफ मिलकर अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी है। असद कैसर कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस नाजायज हुकूमत को घर जाना चाहिए। दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीपी जराए के मुताबिक पार्लियामान में कोरम की निशानदही, बॉयकॉट और कानून साजी में रुकावट डालने का प्लान तैयार है। इस महाजराई के बीच वजीर दाखिला मफाहमती कोशिशें भी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी सदर के बाद वजीर आजम से मिलेंगे, और अब सवाल ये कि क्या किस हद तक की जो महाजराई ये कम होगी, या क्या हम देख रहे हैं कि जो नई सियासी चालें हैं इक़्तिदार के ऐवान हिला देंगी, या एक और मफाहमत सियासत को बचा लेगी। एहतशामुल हक साहब का इस पर तज्जिया भी लेते हैं और खबर भी लेते हैं। एहतशाम साहब, ये जो सारी अब सिचुएशन बन गई है, इस पर हम देख रहे हैं कि अब एक तो मोहसिन नकवी साहब का भी बड़ा अहम रोल बन चुका है, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमाओं हैं उनसे आज मुलाकात भी इस सिलसिले में की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब सिचुएशन बन रही है? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब हीट काफ़ी बढ़ चुकी है।
जिस तरह से मंडे को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शर्जील इनाम मेमन साहब ने, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ से बयानबाजी की, फिर वहाँ से फिर जवाब आया और अब फिर माफ़ी का मुतालबा एक बार फिर बढ़ गया, बल्कि हम सब देख रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। तो क्या आप देखते हैं आगे मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए आमना, सियासी मंजरनामा तो बहुत उलझा हुआ है और सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बात की है शहबाज साहब ने। अभी मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह मुलाकात की जरदारी साहब के साथ, आज उनकी शहबाज साहब से मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि जो जरदारी साहब ने मुतालबात रखे हैं या जिस तरीके से वो चाह रहे हैं चीज़ें शेप अप हों, वो उस हवाले से वो बात करेंगे। अच्छा, बजाय ये लगता था पहले 2-3 दिनों में कि मामलात इतनी तेज़ी के साथ ख़राब नहीं होंगे, चीज़ें ये फायर फाइटिंग हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब 2-3 चीज़ें हैं, उसमें मैं आपको बड़ी एक खबर भी बताऊंगा कि जहां असल झगड़ा फंसा हुआ है। अब ना देखिए, हम रोज़ बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कि जी वो 820 बिलियन रुपए का प्रोग्राम है, उस पर झगड़ा है। पीपल्स पार्टी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपया दिया जाए सैलाब ज़दगान के लिए, और मरियम बीबी कहती हैं नहीं, ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी इमरजेंसी लगाई जाए, इंटरनेशनल मदद मांगी जाए। मरियम नवाज़ ने कहा हम भीख नहीं मांगेंगे। तो ये तो बयानबाजी होती रही। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल है कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है आमना, ये स्टॉल हुआ है। उसकी वजह यह है, जो मेरी खबर है वो ये है कि वहाँ पर जो रुबीना खालिद साहबा हैं, जो MNA भी हैं और इसकी चेयरपर्सन भी हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं ना, उनका नाम है आमिर अहमद अली। ये CDA के चेयरमैन रह चुके हैं और ये नवाज शरीफ साहब के बहुत ही जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉन्फिडेंट होते थे, उनके जिसको कहते हैं ये बेटे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें लेके जा रहे थे, इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये रुबीना साहबा कहती हैं कि इनके वजह से मैं काम नहीं कर सकती। दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि जी इसका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बोर्ड है ना, वो इनकम्प्लीट है, उनके बंदों को नहीं लगाया जा रहा, और जो बोर्ड के मेंबर लगाने हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने लगा रहे नहीं लगा रहे। नतीजतन रुबीना साहबा ये शिकायत करती हैं कि जो पैसा मैं खर्च करना चाहती हूँ, मैं अपने लोगों की भर्तियाँ करना चाहती हूँ सिंध में और बाकी जगहों पे, वो नहीं हो पा रही। एक तो ये ख़िलाफ़ की वजह बनी हुई है, और इसको दूर करने के लिए कहा जा रहा है इनडायरेक्ट डायरेक्ट दबाव अब आएगा शहबाज साहब के पास कि ये बोर्ड को मुकम्मल करें और फ्री हैंड दें इनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसी के ज़रिए अगला इलेक्शन हम जीतने की पंजाब में, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने देखें अब लड़ाई किस तरह हुई। मैं आपको बताऊं, लड़ाई की बहुत से हवाले से तो बहुत जिसको कहते हैं तनकीद का निशाना जनरली बनाया जा रहा है। जिस तरीके से सूबाइयत की बात की मरियम नवाज़ ने, मेरा पैसा मेरा पानी, अब जाहिर सी बात है ये टोटली अनकॉल्ड फॉर थे, ये बातों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसको तीली लगाई सबसे पहले शर्जील इनाम मेमन साहब ने। अच्छा। जब उन्होंने ये कहा, आपको याद होगा, ये नहीं याद तो बता दूं, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब की क़यादत ना तजर्बाकार है। अब वो कहा जाता है कि इतना डायरेक्ट हिट किया था उन्होंने मरियम नवाज़ को कि उसके बाद से वो कहा जा रहा है कि वो उनको भी शदीद गुस्सा आया। फिर आपने देखा, अगरचे 2-3 बिलावल भुट्टो के बयानात बड़े अच्छे आए, जब वो गए मुल्तान और कसूर, उन्होंने भी अपना बड़ी तारीफ़ की, अपना मरियम नवाज़ की बहुत अच्छा काम करें। लेकिन बाद में आपने देखा कि इतने मामलात ख़राब हो गए कि मोदी का यार की बात भी होने लगी, और जो पलवशा खान ने और वकार मेहदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मोर ओवर कर दिया आमना ने ये कह के कि चचा भतीजी की लड़ाई अपने घर में रखें, हमें बीच में न लाएं। तो ये लग रहा है कि मामलात ख़राबी की तरफ चलेंगे। मोहसिन नकवी साहब कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और जरदारी साहब के बहुत करीब हैं। जरदारी साहब उनको बेटा कहते हैं, और आपको याद होगा पंजाब में CM लगवाना भी जो है ना, उसमें जरदारी साहब का भी हाथ था। लिहाजा कहा जा रहा है कि डायरेक्टली जरदारी साहब ने बजाय प्रेसिडेंट को, अपना प्राइम मिनिस्टर को कहते, इन्होंने मोहसिन नकवी को कहा कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। अब जो बड़ी खबर है आपने इस हवाले से आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, माफ़ी ना मांगी जाए, लेकिन ये लबो लहजे की जो तलखी है ना, इसको कम किया जाए। अब वो क्या कम करेंगी नहीं करेंगी, बज़ाहिर तो लगता नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी बेटी को कहा कि डटी रहो, कोई ऐसी बात नहीं, पीछे नहीं हटना। उनका मसला ये है कि पंजाब उनसे आमना छिन चुका था, और बड़ी मुश्किल से वो इन रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जरदारी साहब अपना हिस्सा पीपल्स पार्टी चाहती है। तो वो चाहते ही हैं कि मैं किसी तरीके से अपने इलेक्शन के लिए कुछ करके दिखाऊं, और ये जो पंजाबी कार्ड का इस्तेमाल है माज़रत के साथ, ये बहुत ही गलत है। सूबाइयत को हवा देने वाली बात, मेरा ख्याल है कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। अब मुश्किल पेश आ गई आमना शहबाज साहब के लिए। जी जी, वो क्या वो पहले बता दें, फिर मैं सवाल रखूँ। जी आमना, हाँ, शहबाज साहब के लिए मुश्किल पेश आ गई कि वो अब क्या करें,
क्योंकि वो कहा जा रहा है कि डायरेक्टली जो अगर वो मरियम नवाज़ को कुछ कहते हैं तो फिर जाहिर है बड़े भाई साहब उनकी तरफ से भी एतराज़ आएगा। अब ये क्या मामला यही है कि 12-13 करोड़ का सूबा है, उसको जीतने के लिए अगर आप इस हद तक इत्तेहादी आगे चले जाएंगे कि इनकी कोलेशन जो हुकूमत है उसको ख़तरा पड़ जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है, हमने खबर ये भी आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पीछे हटी हुई है, वो कहती है आप अपने तौर पे मामलात को सेटल करें। अब ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। नॉर्मली तो यही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्लियर कर दीजिएगा, ये इस पर भी जरा अपना तज्जिया पेश कीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी वही चचा भतीजी की लड़ाई के हवाले से जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शर्जील साहब ने भी मंडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कोशिश यही की थी इशारा देने के लिए कि ये चाह रहे हैं, पंजाब चाह रहा है कि हमारी सपोर्ट विफाक से हट जाए, हम विफाक से हट जाए, यानी वो कुछ लड़ाई का ही कुछ मंजरनामा खींच रहे हैं। तो अब ये कहिएगा जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है वो भी कुछ इसी जाने में, वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा अगली वजीर आजम हो सकती हैं, वो तैयारी में हैं और वो बन भी सकती हैं। तो सर ये क्या शहबाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम नहीं बन सकते? क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस जो थी वो हम ना वो कहते हैं ना अंग्रेजी में इफ द विशेस वर द हॉर्सेस, ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, ख्वाहिश करना या ये है कि उनको पिच करना अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जरदारी साहब अपने बिलावल भुट्टो को पिच कर रहे हैं एक अरसे से, और कुछ इत्तलात ये भी आती रही हैं पिंडी से कि जी अब अगला इलेक्शन होगा तो बिलावल भुट्टो का चांस हो सकता है। एक तो यह है कि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है कोलेशन को, इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है, और जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर कुछ हो रहा है, वो जो एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए तो पीपल्स पार्टी ने उनको दी थी, तो एक उनका चांस भी लग रहा है। लेकिन एक हद तक उनको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर सकती है ना। अब आप देख लें सेंट्रल पंजाब 142 सीटें, अगर वहाँ से उनको 3 सीटें भी नहीं मिलती पीपल्स पार्टी को, आप यूँ समझ लें कि लाहौर से लेके आप जिसको कहना चाहिए हज़ारा तक, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी चचा भतीजी वाले जो मामला था वो ठीक है, मतलब आपको लगता है कि एवरीथिंग इज वेल, कोई ऐसी मामला? देखें उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। हम ना देखें वो शहबाज शरीफ साहब भी बड़े समझदार बंदे हैं, उनको भी पता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है, कि नवाज शरीफ साहब बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं अपना मरियम नवाज को, तो वो आपने देख लिया कि बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं कर रहे पंजाब के मामलात में। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट मॉस्को क्वाड मीटिंग। मॉस्को में होने वाले 4 मुल्की इजलास में अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान ने मुश्तरका तौर पर इस अज़्म का इयादा किया है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत से पाक, खुद मुख्तार और पुरअमन रियासत बनाया जाएगा। दूसरी जानिब औरकजई में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक कर दिए हैं। इस ऑपरेशन में 11 जवान भी शहीद हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या खित्ते में दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशें वाकई देरपा अमन ला सकेगी, जब हम देख रहे हैं कि इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं अब वो काफ़ी ताकतवर हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये जो मॉस्को क्वाड मीटिंग है, इससे एलामिया जारी होना, इससे पहले हमने देखा कि जो साइड लाइन्स पे UNGA के इजलास में वहाँ से भी इसी तरह का सिमिलर हमने देखा था एलामिया, इस हवाले से जो बातचीत सामने आई थी। अब ये बार बार इस चीज़ को, इस अज़्म को दोहराना, ये क्या पैगाम देता है कि अब क्या दिन आ चुके हैं कि तालिबान गवर्नमेंट जो है उनको अपने इस जो कंसर्न जो पाकिस्तान बार बार रेज कर रहा है, इस पर अब वाकई उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उनको देखना होगा कि वहाँ से उनकी सॉइल यूज़ ना हो और रीजन में जो हम देख रहे हैं अनस्टेबल सिचुएशन वो पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमना। इस मॉस्को फॉर्मेट की जो मीटिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि ये रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर है, और आप अगर इसके एलामिया को देखें तो उसके अंदर एक चीज जो बड़े वाजे कही गई है, लिखी गई है, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, जिसमें TTP है, PLA है, ISK है, अलकायदा है, उनके खिलाफ जो है वो बराबर एक्शन होना चाहिए अफगान हुकूमत की जानिब से, और ये सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खित्ते के तमाम जो पड़ोसी ममालिक है, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है और रशिया, वो भी जाहिर बात है कि इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनको जो है वो शदीद किस्म के जो है वो खतरात लाहक है। अब मैसेज इस एलामिया में जो बड़ी चीज की वो है कलेक्टिव, तमाम ममालिक इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए कलेक्टिवली काम करेंगे। तो ये एक बड़ा अहम मैसेज है वो तालिबान और हुकूमत के लिए, और उसमें बड़ी अहम चीज ये है कि पहली दफा
तालिबान के नुमाइंदे अमीर मुत्तकी साहब शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले चौथे जो मीटिंग थी मास्को फॉर्मेट में, उसमें मुत्तकी साहब मौजूद थे, लेकिन वो एज अ गेस्ट थे और एज ऑब्जर्वर थे। इस दफा वो बाकायदा एक मंदूक के तौर पर उनको बुलाया गया, तो उनको एक मैसेज दे के भेज दिया है। इसमें एक बड़ी अहम चीज जो सामने आई है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा से पहले सरगई लारोफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि एक तो वेस्ट जो है मगरब वो जिम्मेदार है अफगानिस्तान की तबाही का, और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त लाइन ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, वो वेस्ट की गलत पॉलिसियों की वजह से और उसके इत्तेहादियों, मतलब अमेरिका और वेस्ट को एक बड़ा क्लियर मैसेज है। दूसरा ये भी एक एलामिये में शामिल है कि ये जो ममालिक है खित्ते के, वो किसी भी बैरूनी अड्डे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फौजी अड्डे को। तो दो मैसेजेस हैं, एक अमेरिका के लिए कि बाग्राम में अगर वो आने की कोशिश करेगा तो ये तमाम मुल्क उसको अपोज करेंगे। दूसरा देखिए, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है मास्को फॉर्मेट में, और उसके नुमाइंदे की मौजूदगी में ये कहा गया कि एक तो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके अंदर से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट खत्म होनी चाहिए, फितना अल खवारिज को, फितना अल हिंदुस्तान को जो इस वक्त इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसे रुकना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज। जब कलेक्टिव इसमें इलामिया जारी हुआ तो उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान सब शामिल है। तो ये सब ने माना कि हम ऐसा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुत्तकी साहब ने फिर अपनी वही पुरानी गर्दान की कि अफगानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई जो है वो दहशतगर्दी नहीं हो रही, उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, वो पाकिस्तान का अपना जाती मसला है। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने बड़ा टेक्टफुली एक तो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी तमाम चीजें बताई और साथ मैसेज भी क्लियर किया, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के बाद फिर ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना ने दोबारा मीटिंग की, और उसके बाद एक क्लियर कट मैसेज दिया गया अफगान जो नुमाइंदे हैं मुत्तकी साहब के, आप एक तो अफगानिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत के क़याम के लिए एफर्ट्स करें, क्योंकि ये वादा था दोहा अकॉर्ड में कि अबूरी हुकूमत जल्द इलेक्शन कराएगी और एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी, अगर नहीं होगी तो फिर मसाइल है। दूसरा देखिए, जो दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है, अफगानिस्तान को या तो फैसला करना होगा कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही करे, और अगर उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर ये तमाम ममालिक इकट्ठे हैं। तो एक बड़ा एलामिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ये मिल के लड़ेंगे। तो इसका तो मतलब बड़ा वाज़ेह हुआ कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इन ममालिक को खतरात है तो फिर एक बड़ा एक्शन होगा। ये बड़ी अहम चीज है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज ये है कि खित्ते के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के नैरेटिव को सुना कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान दरअंदाजी करवा रहा है, प्रॉक्सी जंग कर रहा है। तो ये एक मैसेज हिंदुस्तान के लिए भी है कि वो डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशनल एक्टिविटीज के नाम पे और कॉन्सुलेट्स के नाम पे अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वाज़ेह पैगाम अमेरिका को भी मिलिट्री बेसिस के हवाले से मिल चुका है कि अगर वो यहाँ पर आने की कोशिश भी करता है तो ऑब्वियसली यहाँ से रेजिस्टेंस ठीक ठाक आएगी। थैंक यू सो मच दारिशा शिराजी साहब, आपने इस हवाले से हमें खबर अजिया पेश किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं अक्टूबर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया भर में खवातीन की जिंदगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा मौजूद है, जबकि तशखीस की औसत उम्र 60 से घटकर 30 से 40 साल तक आ गई है, जो एक तशवीशनाक रुझान है। ये बीमारी अब सिर्फ बड़ी उम्र की खवातीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि नौजवान लड़कियां भी इसका शिकार हो रही हैं। इसका पता कैसे चलता है, इलामात और इलाज क्या है, और इसके साथ जो हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन ये किस हद तक लोगों को टारगेट कर रही है, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कौसर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेस्ट सर्जन हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये अब नौजवान लड़कियों में भी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह आप क्या समझती हैं, और साथ ही साथ क्या अलामात हैं ऐसी जिससे हमें लगे कि ये अब प्रॉब्लम बन रही है, तो हमें फौरन इसको देखना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए।
देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी बीमारी जब कभी स्टार्ट होती है तो शुरू में बहुत से कम लोग उससे इफेक्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कम्युनिटी और फिर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार या फिर आपके इवन मोहल्ले के लोग या फिर आपके रिलेटिव्स यानी किसी ना किसी में आपको उसकी डायग्नोसिस किसी ना किसी तरीके से पता चलती कि हो रही है। कैंसर भी इसी तरह से है। आप अभी देखें कि पहले ये होता था कि बहुत दूर के कोई रिश्तेदार हो या कोई जानने वाला हो या कहीं बहुत आउटसाइडर किसी का आपको पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है और उससे उनकी डेथ हुई है या फिर वो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अब इतना आम हो गया है कि हर दूसरी फैमिली में किसी ना किसी की कैंसर डायग्नोसिस होती है। उसके रीजन एक ये भी है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है, दूसरी डिजीज भी हमारी तरफ बहुत बढ़ गई है। रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा जहां भी बात करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ये भूल जाए व्हाट इज रिस्क फैक्टर या फिर ये है कि वजह क्या हो सकती है। जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो या फिर आप ये समझें कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं या टाइमली हम इसको पकड़ कैसे सकते हैं और इसका इलाज कैसे करा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्रीटेबल डिजीज है और अगर टाइमली डायग्नोज हो तो बहुत से पेशेंट कीमोथेरेपी से भी बच जाते हैं। और ये दोबारा बन सकता है अगर एक बार आप ट्रीटमेंट करवा लें और उसके बाद इसको खत्म कर दें तो क्या दोबारा ये हम देख सकते हैं कि दोबारा आ सकता है? देखिए, कैंसर एक इस किस्म की बीमारी है कि परेशानी यही होती है ना कि ये बीमारी वापस आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं तो हम यही समझे कि वापस क्यों आती है, क्योंकि अगर स्टेज 3 में पेशेंट डायग्नोज हुआ है या स्टेज 4 में हुआ है तो उसमें जरा ये होता है कि प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती और फिर वो बीमारी वापस आ सकती है। ये अवेयरनेस जो हम प्रोग्राम्स होते हैं या ये अक्टूबर में जो आप सब मिलते हैं, हमेशा से बना ही इसीलिए था, अक्टूबर के महीने में डिसाइड इसीलिए हुआ था कि सब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को बताएं डिजीज के बारे में, डायग्नोसिस के, ट्रीटमेंट के ये बीमारी ट्रीटेबल है और अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में डायग्नोज हो तो फिर इस बीमारी के वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। ओके अच्छा, ये कहिएगा कि जो आजकल हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज इनका बड़ा रुझान भी पाया जाता है, तो क्या ये रुकावट बन सकती है इसकी डायग्नोस में? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज करती हूँ। पेशेंट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है उसमें किसी किसी के इतने हैवी ब्रेस्ट होते हैं कि वो कॉस्मेटिक के लिए नहीं बल्कि क्योंकि उनके इतने हैवी ब्रेस्ट होते हैं कि उनको वो कैरी नहीं कर सकते। तो कभी जब वो सर्जरी करा रहे हो तो वो पूछते हैं कि क्या ये रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं वो साइज में तो उसका एक ये होता है कि बहुत हैवी ब्रेस्ट साइज को हम कम कर रहे हैं। तो जब आप साइज को कम कर रहे हो, टिश्यू कम कर रहे हो, तो चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी कम हो जाता है ना उसमें। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कौसर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में कुछ गजा पीस टॉक्स के हवाले से बात करते हैं। इजरायली बर्बरियत का सिलसिला 732 दिन से जारी है नाजरीन। बस्तियां मलबे का ढेर बन चुकी हैं और लाखों फलस्तीनी भूख और खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब इजिप्ट के शहर शर्मुल शेख में पीस टॉक्स जारी हैं। मुज़ाकरात का तीसरा रोज है। अमेरिका और तुर्की के वफूद मुज़ाकराती टीम में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दवान से ये कहा है कि हमास को उनके अमन मंसूबे पर आमादा किया जाए। अब ये टास्क तुर्की को दिया गया है। अब तक मुज़ाकरात में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला भी हो चुका है, जबकि हमास अपने बुनियादी मुतालबात मुस्तकिल जंग बंदी, इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर इसरार कर रही है। उधर इजराइल के इंतहा पसंद वजीर बिन गवेर ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर हमास की तबाही और जंग में फतह की दुआ की, जबकि इजरायली वजीर एक और हैं जिनके नाम है ज़ेवालियन, जिन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी भी जंग बंदी की शराइत इजराइल तय करेगा और हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह यानी डिसआर्म किया जाएगा। एक तरफ इजराइल को खुली छूट और दूसरी जानिब हमास पर दबाव डालने वाला अमेरिका भी मुज़ाकरात का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब देख क्या अमेरिका और तुर्की की शमूलियत इस जंग के खात्मे का रास्ता बनेगी या फिर मुज़ाकरात का ये सिलसिला भी एक नया धोखा साबित होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।